हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, प्रत्यावर्ती धारा। ओके, टॉपिक का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। भाई ये वाला बल्ब करके एलईडी इस वाले को जलाओ, है ना। हाँ जी, ठीक है। देखिए, पहला है प्रत्यावर्ती। तो प्रत्यावर्ती धारा, पिछले चैप्टर में मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया आपको बातें बताई प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, और आज उसी के आगे चलेंगे। मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में खास कि रेजिस्टेंस जो होता है अपना प्रतिरोध शो करता है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, चाहे एसी यूज़ करो चाहे डीसी यूज़ करो, रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, है ना। मतलब यदि आप इसको एसी में लगाएं या डीसी में लगाएं, ये डीसी है और ये क्या है, एसी है, इसका एक ही काम है, धारा को रोकना। क्या काम है? धारा को रोकना। यानी I इज इक्वल्स टू वी बाई आर। यदि इसके फॉर्मूले की हम बात करते हैं तो I इज इक्वल्स टू वी बाई आर, वी इक्वल्स टू आर आई, और यहाँ पे I इज इक्वल टू ई बाई आर। फिलहाल हालांकि यहाँ पर धारा प्रत्यावर्ती है तो मैं इसको कैपिटल I ना लूँ, स्मॉल I इक्वल टू स्मॉल ई अपॉन कितना, आर। ठीक है ना। हाँ, ये बात ज़रूर है कि धारा का शिखर मान जो होगा, वो जो शिखर वोल्टेज होता है ई नॉट, वो भी क्या होगा, अपॉन में आर। ये बात क्लियर है ना आप लोग को। जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम होगा उस समय करंट जो होगी वो आई नॉट मैक्सिमम होगी। क्लियर है बच्चों। तो ये आपने देखा कि प्रतिरोध का कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता है, परंतु अब जिन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कैपेसिटर, मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर का एसी के लिए जो एक्शन होता है वो अलग हुआ करता है। कैपेसिटर का जो प्रतिरोध होता है उसे प्रतिबाधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? नहीं, प्रतिघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिघात। और ये होता है एक्स सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। एक्स सी इक्वल टू 1 अपॉन, ग्राफ बनाएंगे आज। ये है प्रतिघात एक्स सी, और ये है ओमेगा यानी कि फ्रिक्वेंसी। ओमेगा यानी फ्रिक्वेंसी। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि ओमेगा अगर बढ़ेगा, ओमेगा अगर, तो एक्स सी क्या होगा, कम होगा, घटेगा ना। मतलब जितनी ज़्यादा आपकी फ्रिक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा प्रतिघात क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। आई बात समझ में ना। मतलब ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के लिए जो प्रतिघात होगा कैपेसिटर का, धारतीय प्रतिघात, वो क्या होगा, कम होगा। समझ में आया। और डीसी के लिए मैंने बताया था, डीसी के लिए ओमेगा कितना होता है, 0। बोलो भाई, डीसी के लिए डायरेक्ट करंट में डांस होता नहीं है तो ओमेगा कितना होता है। तो डीसी करंट के लिए एक्सी जो निकलता है 1 अपॉन 0 इंटू सी, मतलब कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, इन्फिनिट। आई बात समझ में ना। मतलब हालात क्या होंगे कि अगर आपने कोई कैपेसिटर लगाया है और यहाँ पर आपने डीसी बैटरी यूज़ करी है, ये प्लस और ये माइनस, तो फटाक से कैपेसिटर कुछ सेकंड के लिए चार्ज हो जाएगा। कुछ सेकंड ही क्या, मिली सेकंड, कुछ मिली सेकंड में चार्ज होगा। मतलब 1 सेकंड से कम में ही फुल चार्ज हो जाएगा। और फुल चार्ज होने के बाद जैसे ही आपने पलक झपकी, ये क्या हो जाएगा, ओपन। क्या हो जाएगा, ओपन। मतलब यहाँ इसका इससे कोई वास्ता नहीं है। एक तरीके से आप इसको ऐसा समझ लो, ये ओपन पाथ हो गया। प्लस और क्या, माइनस। मतलब अब ये चार्ज लेगा ही नहीं इससे, अब ये चार्ज लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका वोल्टेज क्या है और इसका वोल्टेज क्या है, समान विभव है। कैसा है? अब आपको पता है कि आवेश हमेशा अधिक विभव से, तो भैया चलेगा ही नहीं आवेश यहाँ पे, क्योंकि दोनों के विभव क्या हैं, समान। भाई 2 टंकी हैं, दोनों सेम लेवल पे भरी हुई हैं, छत पे रखी हुई 2 टंकी, हाँ या ना। दोनों पे पानी सेम लेवल है, क्या पानी इधर से उधर चलेगा? हालात यही हो गए। मतलब डीसी में कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हो रिएक्टेंस, हिंदी में जैसे प्रतिघात बोलते हो, बोलो कितना हो जाएगा, अनंत। कितना हो जाएगा, इतना नोट करो पहले। फिर से मैं डीसी की बात कर रहा हूँ। डीसी में एक्स सी बराबर होता है 1 बाई ओमेगा सी। अब डीसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 0। ओमेगा कितना होता है, 0। बेटा देखो, लीनियर फ्रिक्वेंसी एफ बराबर हो गया 0, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी यानी कोणीय आवृत्ति ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई अपॉन, जो बन जाता है 2 पाई एफ। क्या बन जाता है, 2 पाई। समझ में आया। मतलब सीधी बात है, सिंपल फ्रिक्वेंसी को अगर आप 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चीज़ रेडियन में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? जैसे मैंने कहा, मैं चक्कर लगा रहा हूँ, मैं चक्कर लगा रहा हूँ अपनी जगह पे, 1 2, बोलो हाँ, 2 चक्कर हो गए मेरे, हो गया ना।
2 चक्कर, 1 सेकंड में 2 चक्कर, 1 सेकंड में कितने 2 चक्कर। तो आप मेरी सामान्य फ्रीक्वेंसी बोलोगे तो आप बोलोगे f बराबर 2 हर्ट्ज। क्या बोलोगे 2 हर्ट्ज, मतलब f 2 हर्ट्ज का मतलब 2 चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड, बोलो हाँ। मगर इसी चीज़ को आपको चक्कर को अगर घूमना अमाउंट देनी है, कितना घूमा मैं, कितना मैं घूमा, तो 1 चक्कर में मेरा कितना घूमेगा 2 पाई, तो 2 चक्कर में कितना हुआ 4 पाई, बोलो हाँ है ना। तो आपने एक्चुअली किया क्या, 2 था, f था, f के साथ मल्टीप्लाई किसका कर दिया 2 पाई का, हाँ है ना। तो आंसर मेरा कितना हो गया 4 पाई। अब ये किस में बन चुका है, रेडियन में, किस में बन चुका है, रेडियन पर, समझ में आया। तो ये होता है ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। तो ओमेगा इक्वल टू कितना 2 पाई एफ। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। चलिए तो अब मैं बता रहा था आपके पास में कि जो कौन सा, ये वाला ना, अब उसी पे आ रहा हूँ मैं, ये आ गया ना समझ में, ये वाला ना, इससे ये कैसे हो गया, हाँ ठीक है बता देता हूँ। देखो देखिए डीसी के लिए, कैपेसिटर के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्सी, धारिता का जो प्रतिघात होता है वो होता है एक्सी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। डीसी करंट डांस तो करती नहीं है, ओमेगा कितना 0, ओमेगा 0 पर एक्सी कितना हो गया इन्फानाइट, कितना हो गया एक्सी इन्फानाइट, मतलब कितना प्रतिरोध इन्फानाइट, अनंत प्रतिरोध, अनंत प्रतिरोध मतलब करंट को जाने ही नहीं देगा, करंट को जाने ही, करंट को ना जाने देने का एक ही रास्ता है, रास्ता तोड़ दो, रास्ता क्या कर दो, तुम इधर से उधर जाना चाहते हो और मैंने बीच में ब्रिज तोड़ दिया, क्या तुम पहुंच पाओगे कुछ भी करके, नहीं पहुंच पाओगे। तो सर्किट क्या हो गया ओपन, सर्किट क्या हो गया ओपन। भाई ओपन सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है अनंत, कितना होता है, बस तो ओपन हो गया। आई बात समझ में ना, क्लियर हो गया। इससे चलो ये देखो, एक आपने कैपेसिटर लिया, ठीक है ना, कैपेसिटर लिया, रखा है कंडेंसर बेटा, अब है ऊपर उठ जा, वो तार लटक रही, देख तार लटक रही है बाहर, हाँ और ऊपर वो वाइट कलर के डिब्बे में, और चेयर में चढ़ना, हाँ चेयर में चढ़, हाँ देख लिया। देखो ये कंडेंसर है, ये क्या है भाई साहब, देखो ये कैपेसिटर कंडेंसर दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। अब ये जो कंडेंसर है ये जितने भी माइक्रोफेरेड का है, इसके अंदर चार्ज स्टोर करने की एक लिमिटेड शक्ति है कि नहीं बताओ। अब आपको पता है कि चार्ज स्टोर करने से क्या बढ़ता, पोटेंशियल, वजनदारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, हाँ है ना। तो एक निश्चित अमाउंट का ये अपने अक्रॉस में क्या कर लेगा, पोटेंशियल स्टोर कर लेगा, बोलो हाँ। अब भैया स्टोर कर लिया, जब चार्ज स्टोर कर लिया फिर तुम इसको और भी दोगे तो क्या स्टोर करेगा, क्या नहीं, मना कर देगा, नहीं कर सकता ना फ्लो, कैसे फ्लो करने देगा भाई, फ्लो कैसे करने देगा जब उसको परमिशन ही नहीं है। एक मिनट एक चीज़ देखो भाई, पहला चार्ज आया, इस प्लेट पे आपने बैटरी लगाई, बोलो हाँ, शुरुआत में ही 0 वोल्ट पे था और ये कितने वोल्ट पे था, V वोल्ट पे। अब यहाँ पर आपने इसको, ये शुरुआत में 0 वोल्ट पे था और ये V वोल्ट पे था, अभी स्विच ऑन नहीं है, अभी स्विच ऑन नहीं है, आपने जैसे ही स्विच ऑन किया, ये 12 वोल्ट है, बोलो हाँ, इसकी चार्जिंग शुरू हो गई कि नहीं हुई, बोलो। अब ये चार्ज होते होते ये भी कितने पे पहुंच गया, अब ये भी कितने पे है और ये भी कितने पे है, होना भी चाहिए, क्योंकि समांतर क्रम में हमेशा कनेक्शन वोल्टेज बराबर होता है, हाँ या ना। ये 12 पे और ये भी क्या, दोनों सेम चार्ज हो गए। अब क्या धारा बहेगी किसी से कहीं, नहीं बहेगी, क्योंकि विभव समान हो जाने पर धारा, समझ में आ गया एक कंसेप्ट। अब भैया ये 12 पे आ चुका है, ये भी 12 पे आ चुका है, तो इस पे जितना चार्ज स्टोर होना था वो कर लिया, अगर और ज़्यादा चार्ज स्टोर करता तो विभव बढ़ता, और ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं करेगा, समझ में आया कि नहीं आया, और ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं करेगा, क्लियर हो गया ना। तो जितना चार्ज स्टोर करना था, तो अब यदि आप इसको इसमें लगाते हो तो एक लिमिटेड अमाउंट तक ये चार्ज स्टोर करेगा, उसके बाद ये अपने आप ओपन हो जाएगा, चाहे आप इसको लगाए रहो कोई मतलब नहीं है, समझ में आ गया ना। आप इसको लगाए रहिए कोई मतलब नहीं है, एक लिमिटेड अमाउंट तक ये चार्ज स्टोर करेगा। हालांकि ये एसी है बेटा, क्या है ये एसी है, तो एसी के प्रति इसका रिस्पॉन्स अलग होता है, जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, एसी के प्रति इसका रिस्पॉन्स कैपेसिटर का क्या होता है, अलग होता है। अब वो रिस्पॉन्स हमारे सिलेबस में नहीं है कि एसी में कैपेसिटर का रिस्पॉन्स कैसा होता है, हमारे सिलेबस में किसका रिस्पॉन्स है, डीसी का।
समझ में आ गया ना। तो डीसी की चार्जिंग अपने सिलेबस में है, तो आपके पास यदि कोई बैटरी है तो डीसी से इसको चार्ज कर लोगे, लगाए रहो 2 घंटे लगाए रहो, कोई मतलब नहीं है, जितना चार्ज होना है हो गया। मगर थोड़ा सा आपने पता होगा इसमें आपको थोड़ा सा इसको फ़र्क दिखाई देगा, ठीक है ना। ये अब चार्ज हो रहा है, चार्ज हो चुका है ये, अब मैं इसको लगाए भी रहा हूँ तो कोई फ़र्क इसमें नहीं हो रहा है, भले ही ये एसी है। ये देखिए चिट बोल गया ना। सर जैसे ये है, अगर अपन कनेक्शन ऑफ कर देते हैं, हाँ इससे जो होंगे इलेक्ट्रॉन बैटरी में वापस जाएंगे कि नहीं? देखो भाई, हाँ वो चार्ज कहना है, हाँ बिल्कुल जाएंगे ना। देखो बैटरी में नहीं जाएंगे, आप इसके अक्रॉस में एक बल्ब लगा दो। क्या लगा दो? बल्ब। भाई बैटरी में क्यों भेज रहे हो? बैटरी तो सोर्स है ना, बैटरी क्या है? सोर्स है। या तो फिर ये कहो कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो भेजेगा अपनी करंट। सर बैटरी कैसे डिस्चार्ज हो जाएगी? पहले तो दोनों वोल्टेज समान हो गया ना। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, नहीं होगी। बैटरी डिस्चार्ज वाली ले आओ और लगा दो तो बात अलग है। अगर आप डिस्चार्ज बैटरी ले आओगे और लगा दोगे तो एक अलग सीन बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्लियर? जैसे कनेक्शन हो गया, इस पे अगर कहीं बीच में बल्ब लगाएंगे तो स्टार्टिंग में जलेगा फिर बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखो देखो देखो, अब आपने जो है यहाँ पर बल्ब लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया? बल्ब लगा दिया, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, ये जो है ये इसको चार्ज कर देगा। अब ये फुल्ली चार्ज हो गया, फुल्ली चार्ज हो जाने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ये क्या हो गया? ओपन। तो ये भी क्या हो जाएगा? ओपन हो गया, क्योंकि ये रास्ता तो खुल चुका है। समझ में आ गया? ये रास्ता क्या हो चुका है? खुल चुका है। मतलब स्टार्टिंग में एक भी नहीं जलेगा। स्टार्टिंग में जलेगा, क्योंकि जब तक ये चार्ज हो रहा था तब तक तो इलेक्ट्रॉन पूरे पाथ में फ्लो हुआ ना। आपको मैंने बताया था कि ऐसा नहीं होता कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहीं तक जाएगा, वो पूरे सर्किट में चला करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फिर जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे तो फिर बल्ब जल जाएगा। स्विच ऑफ करोगे, हाँ बिल्कुल सही। देखो देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, स्विच ऑफ करोगे नहीं, मतलब बैटरी अगर सुनिए अगर आपने यहाँ से बैटरी हटा के इसको पाथ क्लोज कर दिया, बैटरी हटा के पाथ क्लोज कर दिया, अब ये जिम्मा ले लेगा। अब ये बल्ब को जलाने का जिम्मा खुद, क्योंकि इसके पास चार्ज क्या स्टोर है, हाँ है ना। इसके पास यहाँ पर चार्ज स्टोर है, मतलब खुद की पोलरिटी इसकी जनरेट हो जाएगी, एक प्लस बन जाएगा और एक, और फिर ये करंट फ्लो करने लगेगा, फिर ये चलाएगा इसको। समझ में आया? ऐसा, ठीक है। तो अभी तक क्लियर है यहाँ तक? इसको नोट करो जल्दी से। ये मेन ग्राफ ये है, ये जो आज मुझे बताना है मेन ग्राफ ये है। हाँ हाँ, बस शुरुआत में जल के बुझ जाएगा, पूछ लिया ना इसने। शुरुआत में जब तक चार्ज होगा तब तक जलेगा, फिर उसके बाद जब फुल्ली चार्ज हो गया तो ओपन सर्किट हो, बैटरी लगी रहने दो ना, तो ओपन सर्किट तो हो जाएगा ना। कौन डिस्चार्ज होगा? कैपेसिटर का है होगा डिस्चार्ज। कैपेसिटर भी बैटरी से चार्ज हो रहा है ना। अभी आपने कैपेसिटर का एक्शन देख लिया है, यानी संधारित्र का एक्शन क्या होता है। अब देखिए प्रेरकत्व का एक्शन, मतलब प्योर संधारित्र में याद रखिएगा, प्योर संधारित्र में कभी आर की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसका जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग प्रतिघात बोलते हैं, और वो कितना होता है? एक्सी। एक्सी इक्वल टू कितना? 1/ओमेगा c। इसको आप लिख सकते हैं साधारण फ्रिक्वेंसी में 1/2π fc। समझ में आ गया कि नहीं आया? यस। बच्चों देखो अब, मगर ये आइडियल केस है। कौन सा केस है बेटा? अब प्रैक्टिकल, अगर आप किसी भी तार के साथ, जैसे ये भैया मेरे पास ये कंडेंसर है, ये देखो, बोलो हाँ भाई। एक तो ये कंडेंसर है, चलो यहाँ तक तो सी है, बोलो हाँ। ये दोनों क्या धात्विक तार हैं? इनका प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो आर जो सी मिलेगा आपको, वो आर के साथ उपलब्ध मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब जो आपके पास प्रैक्टिकलिटी जो सर्किट बनेगा वो बनेगा आरसी सर्किट। क्या बनेगा? समझ में आ गया? क्या बनेगा? आरसी सर्किट। अब कोई बच्चा बोले सर इसको सीआर बना सकते हो, भाई कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल बना सकते हो। ये मन में फीलिंग मत लाना कि ये इससे पहले करंट जाएगी फिर ये इसको चार्ज करेगा, ऐसा नहीं होता है। लाइटनिंग फास्ट स्पीड होती है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है ना।
आवेश का प्रवाह हर जगह पूरे सर्किट में समान हुआ करता है। ऐसा नहीं होता कि पहले इसका पेट भरेगा फिर आगे पेट भरेगा, क्योंकि जो वोल्टेज जनरेट होता है वो हर जगह बराबर बराबर जनरेट होता है। मतलब इसमें क्या अंतर होगा, इसमें विभव बटेगा विभव। अगर आप वोल्टेज लगाओगे यहाँ पे V तो इसके ऊपर कितना जाएगा और इसके ऊपर कितना जाएगा, चलो अब पूछ लिए हो। तो यहाँ पे धारा कितनी जा रही है, I, अल्टरनेटिंग करंट है, हाँ या ना। तो यहाँ पर कितना होगा I इंटू R, हाँ या ना। अब बताओ यहाँ पे कितना आएगा वोल्टेज, क्या बोल रहे हो, अरे गधों, IXC क्या आएगा, I इंटू कितना XC, हाँ या ना। इसका प्रतिरोध कितना है XC, पढ़े हो तो हो, हाँ या ना। तो V बराबर IR तो होता है, मगर अब R की जगह पे कौन खेलेगा, XC। समझ में आ गया कि नहीं आया। अभी बहुत सारी बातें करनी, डोंट वरी, धीरे धीरे करके समझ में आएगा। चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब प्रेरकत्व का एक्शन देखते हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ पर जानने वाली बात ये थी कि R हमेशा उपलब्ध रहेगा। अब बात करते हैं प्योर L की। अब आप बोलोगे सर प्योर L क्यों बोले, L क्यों नहीं बोले, क्वाइल प्रेरकत्व, तो प्योर L मतलब अकेला L, अकेला ये क्वाइल है, लीजिए आ गया समझ में ना। अब आपको याद होगा जैसे ही करंट जाती है शुरुआत में ये कैसा रहता है, ओपन सर्किट। क्या रहता है, क्यों, आपका लगाया गया ईएमएफ ये प्लस माइनस है, बोलो हाँ। आपके लगा गई ईएमएफ की दिशा ये है तो उल्टे डायरेक्शन में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, हाँ या ना। मगर जैसे ही फ्लक्स पूर्ण रूप से सेट हो जाता है, क्या, ऐसा क्यों, प्रेरित विद्युत वाहक बल, चैप्टर नंबर इसके पहले जो पढ़ा था अपन ने, उसमें यह है कि आप जितना लगाओगे जस्ट इसका उल्टा ईएमएफ क्षण मात्र के लिए जन्म ले लेगा। समझ गए, क्योंकि धारा परिवर्तित होगी। क्या होगी, धारा परिवर्तित होगी। धारा परिवर्तन के कारण आपका लगाया गया विद्युत वाहक बल E है तो उल्टी डायरेक्शन में एक E जनरेट हो जाएगा, जिसके कारण टोटल वोल्टेज जीरो हो जाएगा और करंट क्षण मात्र के लिए कितनी हो जाएगी, जीरो। समझ में आया, मतलब करंट जीरो है, करंट जीरो मतलब ओपन सर्किट की शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट मतलब स्टार्टिंग में किसके जैसे काम करता है, ये ओपन सर्किट के जैसे, किसके जैसे काम करता है, मगर बाद में जैसे ही पूरा फ्लक्स सेट हो गया, फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो गया, जीरो। फ्लक्स में चेंज क्या हो गया, जीरो। तो आपको पता है E इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, याद आया ना। तो फ्लक्स में परिवर्तन जीरो, तो विद्युत वाहक बल भी कितना आ गया, समझ में ना। पोटेंशियल कितना हो गया, पोटेंशियल जीरो हो गया। मतलब अब ये क्या बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट। क्या बन जाएगा, समझ में आया। अभी क्या बन जाएगा, शॉर्ट पार्ट। तो देखना बेटा ध्यान से, इंडक्टर का जो कॉइल का जो रेजिस्टेंस माना जाता है AC में वो XL होता है, और XL इक्वल टू कितना बेटा, ओमेगा L। क्या होता है XL इक्वल टू ओमेगा L, आई बात समझ में ना। XL इक्वल टू कितना, ओमेगा L। अगर आप बात करें इसके DC एक्शन की, अगर आप बात करें किसके, इसके DC एक्शन की, DC, तो DC के लिए ओमेगा कितना होता है बेटा, जीरो। तो XL बराबर कितना हो जाएगा, मतलब DC में जो कॉइल होता है वो आपको कैसा पाथ देता है, आइडियल, आदर्श पाथ। कैसा देता है, आदर्श पाथ। मतलब मैं बना रहा हूँ, ये आपने DC में कॉइल लगाई है, प्लस और क्या, माइनस, तो ये बिल्कुल आदर्श पाथ दे देगा, मतलब शॉर्ट सर्किट के जैसे काम करेगा। किसके जैसे, शॉर्ट सर्किट। ये देखो इस पाथ को शॉर्ट कर दो, शॉर्ट पाथ, समझ में आ गया। शॉर्ट पाथ मतलब इसका जो आपका XL आया वो कितना आ गया बेटा, जीरो, और ये बैटरी लगी रहेगी, प्लस और माइनस, बोलो हाँ, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, बिल्कुल सही है, मगर कौन सा केस है, आइडियल। कौन सा केस है, आइडियल। प्रैक्टिकल में कुछ होना नहीं है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, और अगर अब देखते हैं इसका AC इफेक्ट। तो XL इक्वल टू कितना बेटा, ओमेगा L। मतलब अगर ओमेगा बढ़ेगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, तो XL भी क्या होगा, बढ़ेगा। आई बात समझ में ना। तो ग्राफ बनाते हैं XL के बीच में और किसके बीच में, ओमेगा, हाँ या ना। तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, ओमेगा। ये देखिए आ गया समझ में ना, आया कि नहीं आया। XL जो है, अगर ओमेगा फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो इसका XL भी क्या होगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत, तो ओमेगा बढ़ता जाएगा, मतलब इसका एक तरीके का प्रतिरोध जो है कॉइल का क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। धारा कम होती जाएगी, धारा क्या होती जाएगी,
कम होती जाएगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब प्रैक्टिकल की बात करते हैं। प्रैक्टिकल में जो कॉइल होगी, कॉइल किसी ना किसी पदार्थ की तो बनी है, हाँ या ना, तो उसका खुद का क्या होगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस। बोलो आया समझ में? तो यहाँ पे आर एक्ट करेगा और यहाँ पे कौन एक्ट करेगा, एक्सएल। जैसे पिछले बार आर एक्ट कर रहा था और साथ में कौन एक्ट कर रहा था, एक्सी, याद आया? तो अब यहाँ पे आर एक्ट करेगा और कौन एक्ट करेगा, एक्सएल। बेटा मेन ये ग्राफ है, ग्राफ बना लो। हाँ सवाल पूछिए प्लीज, कोई डाउट है तो पूछ लेना। मैंने पहली क्लास में बताया था कि डीसी में फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होता है। डीसी में फ्रीक्वेंसी का कोई रोल, मगर यहाँ पर इनके जो प्रतिरोध दिखाए जाते हैं वो एक्सएल और एक्सी की सहायता से दिखाए जाते हैं। मतलब ये बताते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करेंगे, हम करंट के फ्लक्चुएशन से प्रभावित हो रहे हैं, उस प्रभाव को दिखाने के लिए कोई ना कोई टर्म तो यूज़ करोगे ना, तो वो हो गया एक्सएल और एक्सी। हाँ वैसे तो एसी में आए, ये मेनली कहाँ से आए, एसी में। अगर मैं इनको ना भी लाता तो मैं आपको बिना इनके यूज़ करे हुए मैं डीसी आपको पढ़ाई, मैंने पूरी पूरी पढ़ा दी ना, मगर इनके यूज़ से थोड़ी डीसी और आसान हो गई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का एक टर्म आ गया, उसको अपन ने जीरो रख दिया, तो ओमेगा जीरो रख दोगे तो पूरा का पूरा एसी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीसी में। बोलो क्लियर है? अरे वो क्या है, हम गर्म जलवायु वाले हैं। कौन से? और थोड़ा सा जलवायु बदली तो तुरंत असर आ जाता है, चलता रहता, कोई नहीं। चलो चलिए लिखिए क्वेश्चन। प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या है? प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या है? सवाल है प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या है? ये रफ कर दूं? देखिए प्रतिघात के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, प्रतिघात के बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्रतिघात क्या होते हैं। एक एक्सएल होता है और एक एक्सी होता है, ठीक ना? हाँ एक एक्सएल होता है और एक एक्सी होता है। अब प्रतिबाधा भी जान लो, प्रतिबाधा एक्सएल और एक्सी ये प्रतिघात होते हैं। अब अगर इनके साथ आप कोई दूसरा कंपोनेंट मिक्स कर दोगे, जैसे एल है प्योर, बोलो हाँ, इसके साथ आपने क्या लगा दिया, आर, क्या लगा दिया, या एक्सी है, इसके साथ आपने क्या लगा दिया, आर। समझ में आया? ये आपका एल है, क्लियर हो गया? तो अब यहां पर जो कंबाइंड रेजिस्टेंस बन करके निकलेगा दोनों का, कम से कम दो एलिमेंट होने पर, कम से कम क्या होने पर, तो जो कंबाइंड जो प्रभाव निकलेगा प्रतिरोध का, उस प्रभाव को बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं उसको? और उसे शो करते हैं बेटा जेड से। किससे शो करते हैं? जेड से। तो आपने देखा प्रतिरोध को किससे शो किया, प्रतिघात को किससे शो किया, एक्स से, और प्रतिबाधा को किससे? आई बात समझ में ना? लिखो भैया प्रतिघात की परिभाषा। एल और सी एक साथ हुए, हाँ तब भी बनेगा, तब भी बनेगा बेटा, तब भी बनेगा। कोई भी दो हो गए, कोई भी दो लिखो प्रतिघात। लेकिन सी का प्रतिरोध तो जीरो है। कहाँ पर बेटा? डीसी में, डीसी में बोल रहे हो तो बात किसकी कर रहा हूँ मैं? एसी की। डीसी मैंने केवल आपको समझने के लिए बता दी कि भैया होता है वहाँ, समझ गए ना? इस चैप्टर में आपको कहीं पे भी डीसी का एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, वो मैंने आपको बता दिया कि ये भी होता है। आपको पूरा पूरा यहाँ पर किसका एक्शन देखने को मिलेगा? एसी का, ठीक है ना? चलिए लिखिए प्रतिघात, प्रत्यावर्ती धारा
धारा परिपथ में केवल प्रेरक कुंडली अथवा केवल संधारित्र के द्वारा संधारित्र प्रेरक कुंडली अथवा संधारित्र मतलब अकेले अकेले, या तो आप प्रेरक कुंडली ले लो या क्या ले लो, संधारित्र ले लो। इसको संधारित्र बोलते हैं, कंडेंसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, संधारित्र। संधारित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न किए गए अवरोध को प्रतिघात कहते हैं। कुछ पल्ले पड़ा, समझ में आया? उत्पन्न किए गए अवरोध को प्रतिघात कहते हैं। अब फीलिंग पकड़ो, डीसी के रास्ते में जो रुकावट पैदा करता था उसको क्या बोलते थे, प्रतिरोध। जो कारक, जो एजेंट डीसी के रास्ते में रुकावट पैदा करता था उसको क्या बोलते थे, और जो कारक एसी के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करे उसको क्या बोलते हैं, प्रतिघात। लिखो नेक्स्ट, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा अब ऐसा समझो कि बारात निकल रही थी, बारात शांति से निकल जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। अब बारात निकली तो डीजे बजा, बोलो हाँ, एक समस्या। फटाका फोड़ दिया, दूसरी समस्या। हाँ या ना? दो प्रकार की समस्याएं आ गई। अब अवरोध बढ़ गया कि घट गया? तो अब जो अवरोध आएगा तो वो कहलाएगा प्रतिबाधा। क्या कहलाएगा? लिखो भैया, प्रतिबाधा। प्रत्यावर्ती परिपथ में ओमीय प्रतिरोध, ओमीय, अरे ओम का नियम का ओमीय यार, वही धात्विक प्रतिरोध लिख लो। ओमीय प्रतिरोध, प्रेरक कुंडली और संधारित्र में दो या दो से अधिक अवयवों के द्वारा डाले गए अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा। अब सुनो, मेन हमको दो तरीके की, तीन प्रकार की प्रतिबाधा से निपटना है। एक, आर के साथ कौन लगेगी? कॉइल। कौन लगेगी? कॉइल। आर के साथ कॉइल लगी तो इसका प्रतिरोध आर होगा, और इसका प्रतिरोध यानी प्रतिघात कितना बनेगा? एक्सएल। क्या बनेगा? एक्सएल। समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आया? नहीं आया? क्यों, क्या नहीं आया इसमें समझ में? इसका प्रतिरोध क्या होता है और इसका क्या होता है? अब इसमें क्या समझाना है? क्लियर हो गया? अब अगला देखो, आर भाई एसी का है। क्या है? एसी का। अब सब एसी चल रहा है, डीसी का नाम नहीं लेना। ये आर है, यहाँ क्या लगी है? एसी। क्या लगी है? एसी। ये आर है, यहाँ पे क्या है? बोलो कैपेसिटर। बोलो हाँ, कैपेसिटर की प्रतिघात क्या होती है? और यहाँ क्या लगी है? एसी। समझ में आया? अब जैसे एसी जाएगी तो यहाँ पे करंट बनेगी तात्क्षणिक, क्योंकि करंट बदल रही है। तो आप सिस्टम को पॉज करके किसी एक सेकंड पे अध्ययन कर सकते हो। गाड़ी चल रही है, चलती हुई गाड़ी का अध्ययन कौन कर पाएगा एक साथ? हाँ है ना?
तो उसको क्या करो, पॉज कर दो। क्या कर दो? और उस समय पर ही सारे अध्ययन करेंगे। तो अपन ने पॉज कर दिया और किसी समय पर धारा कितनी है, आई। क्या है, स्मॉल आई। बोलो हाँ या ना। जब पॉज कर दिया तो फिक्स हो गई, मगर आई एट एनी टाइम टी है कि नहीं है? चलो ठीक है, तुम कह रहे हो उस समय डीसी हो जाएगी, तो आपके समझने के लिए मैंने पॉज किया है, बट धारा हर सेकेंड पर तो बदलेगी। अगर मैं फिक्स कर दूंगा तो दिक्कत ये है कि कहीं आप ये ना समझ लो कि पूरे सर्किट में एक कांस्टेंट धारा बहती है, इसलिए मैं उसको स्मॉल आई ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? स्मॉल आई। और वो जो फीलिंग पकड़ना चाह रहे हो कि पूरे सर्किट में कांस्टेंट धारा बहती है, वो भी अपन बहाएंगे, होता नहीं है, मगर अपन कोशिश करेंगे। कैसे? उसका नाम है IRMS। क्या नाम है? वर्ग माध्य मूल धारा। क्या नाम है? वर्ग माध्य मूल धारा। समझ में आया? वर्ग माध्य मूल धारा। जैसे तुमने कहा कि भाई एक काम करो, ये तुम बैंड बार बार बजा रहे हो हमारे घर के सामने से, कभी ज़्यादा तेज कभी कम, तुम एक काम करो, एक हार्न ले लो। क्या ले लो? हॉर्न। क्या ले लो? और उसको कै करके निकल जाओ बजाते हुए। तुमको हमको कष्ट देना है ना, तो तुम कम ज़्यादा ना करो, इस पूरे का तुम जो है लगभग निकाल लो एवरेज, और उतने का तुम चोंगा लगा के और हमारे घर के सामने से निकल जाओ, पूरा कष्ट एक ही बार में दे दो। हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? तुमको कोई आता है पीट के चला जाता रैंडम, कभी 4 चपकाया, कभी 2 चपकाया, कभी 1 चपकाया, कभी एक ही ना चपकाया, कहीं मिठाई खिला के चला गया निगेटिव, तो तुम उसको क्या बोलो? भाई देखो यार, डेली का चक्कर ख़त्म करो, हम बैठे हैं, एक बार में हिसाब किताब पूरा कर लो। समझ में आया? तो इसको ये वाली भावनाओं को पकड़ो। ये वाली जो भावना है इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। क्या बोलते हैं? भावना समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई, तुम्हें नहीं आई, आ गई ना, बस इतना काफ़ी है। हाँ बोलो। हाँ 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 बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ तो ठीक है ना, दिशा बताती है। उनका कहना है कि सर क्या, इधर सुनो, इनका कहना है क्या कोई डिवाइस है सर जिससे हम प्लस को अलग कर लें, माइनस को अलग कर लें? है भाई, है, नाम है रेक्टिफायर। क्या नाम है? हिंदी में बोलते हैं छन्ना। क्या बोलते हैं? छान दो। समझ गए ना? तो लगाएंगे छन्ना, क्या चिंता करते हो? जब ये आपका मोबाइल का चार्जर बनता है, ये मोबाइल का जो चार्जर की डिबिया रखी है, ये डिबिया है चार्जर की। हाँ है ना? इसके अंदर रेक्टिफायर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रेक्टिफायर। क्योंकि आपका मोबाइल किस पे चार्ज होता है? एसी पे भी डीसी पे? डीसी पे। किस पे चार्ज होता है? अरे काय को एसी बोल रहे हो भाई, मोबाइल डीसी पे चार्ज होता है। अच्छा, तार खोल के ठूस देना लगा के, समझ में आ जाएगा। ये तार होती है ना, ये तार, अब तुम कह रहे हो एसी पे चार्ज होता है, ये तार होती है, यहाँ से इसको काट देना और 2 निकाल के लगा देना डायरेक्टली, मोबाइल डोल उठेगा। समझ गए ना? अगर फिल्टर लगा हुआ तो बच जाएगा, अगर फिल्टर लगा हुआ तो बच जाएगा, जंपर लगा हुआ तो बच जाएगा, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। समझ में आया? काम की बात करते हैं, इधर देखो जल्दी से। तो मैंने तुम्हारा ध्यान खींचना चाहा भैया कि जो तुम कह रहे हो कि सर किसी समय डीसी होगी, तो हम तो पूरे समय के लिए एक डीसी बना लेंगे, पूरे समय के लिए एक डीसी। उसको क्या बोलोगे? IRMS। क्या बोलोगे? वर्ग माध्य मूल धारा। वर्ग माध्य मूल धारा। हाँ या ना? वो पढ़ा होगा गरुण जी नहीं, वो गणेश जी के भाई साहब कार्तिकेय महाराज पूरा चक्कर अक्कर चले गए थे लेने के लिए, घूम रहे थे, संसार के पूरे भ्रमण किए, और उनके पिताजी ने सीधे अपने माता पिता के चक्कर काट लिए। हाँ या ना? हाँ, उनके भाई साहब ने पूरे चक्कर काट लिए थे, याद है? तो एक तरीके से जितना वो काम करके आए, उन्होंने एक, वो भटकते रहे कहाँ कहाँ दुनियादारी, और उन्होंने एक कांस्टेंट धारा फ्लो कर दी। आई बात समझ में ना? तो ऐसी वाली फीलिंग पकड़ो बस, है ना? एग्जाम में नहीं लिख करके आना है कि जिस तरीके से गणेश जी चक्कर काटे उस तरीके से एक धारा होती है, ऐसा नहीं। तो इस धारा को बोलते हैं अपन IRMS। समझ में आ गया ना? एक फीलिंग है, अगर तुमको फीलिंग समझ में आ गई तो कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने फीलिंग बता दी है। ये आप अपने मन में रखिए, जब आप किसी को समझाएंगे ना तभी आपके काम में आएगा। चलिए, फिलहाल बात कर रहे थे इसकी। तो बेटा धारा कोई जा रही है, मान लो किसी इंस्टेंट पर या पूरे समय भी धारा IT है, स्मॉल आई है, तो इसके ऊपर कुछ वोल्टेज गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बोलो हाँ, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? हाँ, ये क्या होगा? VR। क्या होगा? VR। हाँ, अगर बदलती हुई धारा ट्रीट करोगे
तो वोल्टेज भी बदलेगा इसके ऊपर, हाँ या ना? नहीं बदलेगा। ऐसे शांत बैठ जाते हो, हाँ सिर हाँ हिलाया करो ना, ऐसे ही करा करो, हाँ तब समझ में आता। नहीं पीछे बैठा करो, देखो ही ना करा करो उस कुंटे पे। भाई अब बताओ मेरे को, इतना सिंपल चीज मैं कह रहा हूँ, अगर ये धारा बदलेगी तो वोल्टेज बदलेगा कि नहीं बदलेगा? सिंपल है यार, V बराबर I इंटू आर होता है। अब ये अगर डांस करेगा अप एंड डाउन तो ये भी तो डांस करेगा यार, बस सीधी सीधी बात है, समझ में आया ना? इसके ऊपर भी वोल्टेज क्या होगा? VC, ये भी बदलेगा, बोलो हाँ। तो आपने जो हमसे एक तुल्य धारा निकलवाई है जिसको बोलते हैं RMS, क्या बोलते हैं? हाँ या ना? क्या बोलते हैं उसको? RMS। तो वो फिक्स धारा हम लेंगे, क्या लेंगे? फिक्स धारा। थोड़े समय में आएगा कैपिटल I हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैपिटल I। क्या हो जाएगा? कैपिटल I। मतलब अब वो बदल नहीं रहा है, अब वो बदल नहीं रहा है। तो VR बराबर कितना हो जाएगा? I इंटू आर। और VC बराबर हो जाएगा कितना? I इंटू XC। आया समझ में? आया समझ में? नो सर, ठीक है। हमने आपको बताया ना, बदलती हुई धारा के समतुल्य आप एक कांस्टेंट धारा मानेंगे, हाँ या ना? उस धारा को बोलेंगे IRMS, हाँ या ना? रूट मीन स्क्वायर करंट हिंदी मानेंगे, नहीं निकालेंगे। और होती भी है, होती भी है, बोलो हाँ। होती है कि नहीं होती है? अभी निकालेंगे, डोंट वरी, निकालेंगे। भाई आपके पास फ्लक्चुएटिंग करंट है कि नहीं है? फ्लक्चुएटिंग मतलब बदलने वाली। उस बदलने वाली करंट के संगत आप एक रूट मीन स्क्वायर करंट मान लेंगे, बोलो हाँ या ना? अब भैया अनुगमन वेग भी तो ऐसे करके निकाला, याद करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज निकाला कि नहीं निकाला? अलग अलग वेगों का योग करके आप अपॉन कर दिया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ही थी वो, हाँ या ना? बराबर अंडर रूट, याद करो, n v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, याद आया? ऐसे ही अनुगमन वेग निकाला। तो ऐसे ही इसकी भी अपन धारा निकाल लेंगे, तो वहां पर ये धारा जाएगी I, कैपिटल I। क्या नाम रहेगा? तो VR बराबर कितना हो जाएगा? IR। और VC बराबर कितना? पक्का? ठीक, चलो ये हो गया। मैं ये नहीं बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि प्रतिघात कितना होता है और प्रतिबाधा कितनी होती है। चलिए तो प्रतिबाधा पे वापस आते हैं। ये XL है, ये R है। अब देखो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कितना दिखेगा। इसको बोलते हैं प्रतिबाधा को Z, क्या बोलते हैं? बराबर R प्लस JXL। क्या बनेगा भाई साहब? JXL। अब J क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो? कॉम्प्लेक्स नंबर Z बराबर A प्लस आयोटा भी होता है, तो वही J को यहाँ पे आयोटा बोल देते हैं फिजिक्स में। क्या बोलते हैं? आयोटा। अगर आपको डर लग रहा है तो आप आयोटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो J प्लस IXL, क्या ले लेंगे? J प्लस IXL। अब आप कहेंगे सर ये अलग से क्यों ले लिया आपने, इसका एक्सेस अलग क्यों बना दिया? आपने इसका एक्सेस अलग क्यों बना दिया? तो थोड़ा इंतजार कीजिए, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी करंट और वोल्टेज, करंट और, तो एक एक्सेस में करंट जाएगी और एक एक्सेस में क्या जाएगा? वोल्टेज जाएगा। समझ गया ना? तो मतलब एक एक्सेस आपको लेनी पड़ेगी एक्स एक्सेस और एक एक्सेस लेनी पड़ेगी आपको वाई एक्सेस। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस का और रिएक्टेंस का Z इक्वल टू R प्लस JXL या IXL, तो इस तरीके से प्रतिरोध का और किसका? प्रतिघात का बंटवारा दो एक्सेस के तहत होगा। समझ में आया? प्रतिरोध का और प्रतिघात का बंटवारा दो एक्सेस में होगा, इसलिए इसको JXL अपन IXL बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जोर से बोलो। हाँ, फिर से सुन लो, फिर से सुनो। इस वाली कॉइल के लिए कुल प्रतिबाधा कितनी होगी? किससे शो करते हैं? किससे शो करते हैं? Z बराबर R प्लस, आपका मन क्या कह रहा था कि हम ले लें R प्लस XL। आपका मन क्या कह रहा था? R प्लस, यही कह रहा था ना आपका मन? आपका मन कह रहा था कि हम R प्लस XL ले लें, मगर मित्रों दोनों की दिशाएं अलग अलग होती हैं। दोनों की दिशाएं क्या होती हैं? अलग अलग। इसलिए हमको लेना पड़ेगा R प्लस IXL या R प्लस JXL। समझ में आया कि नहीं आया? अभी निकालेंगे, अब सब तो नहीं बता सकते एक साथ, अभी निकलवाएंगे, चिंता मत करो, सब समझ में आएगा। अभी इतना समझ में आ गया ना? चलो अगला। मतलब जो I है वो दिशा के कारण लगा रहे हैं। बिल्कुल सही। चलो अब देखो यहाँ, हाँ Z इक्वल टू, बोलो क्या होगा? R IXC, IXC, हाँ
नहीं, आई धारा नहीं है बेटा वो, जे, इसीलिए हाँ बिल्कुल सही, इसीलिए जे लेना जरूरी है, क्योंकि आई कंफ्यूज करके आपको धारा समझ ले आएगा, इसलिए आप यहाँ पे क्या ले लो, जे। आया समझ में? कोई दिक्कत? यहाँ भी क्या कर दिया अपन ने, जी। अब मुझे ये बताओ बच्चों, तुम लोगों ने मॉड जेड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मॉड जेड बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? तो यहाँ पर मॉड जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना, जेड स्क्वायर, यानी सॉरी एक्स स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ या ना? कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। जेड बराबर ए प्लस आई भी था, तो मॉड जेड बराबर क्या हुआ करता था, ए स्क्वायर प्लस, मैं पूछूं आई कहाँ है तो क्या जवाब दोगे? बोलो भाई, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता था, याद आया कि नहीं याद आया? हाँ, आयोटा का स्क्वायर नहीं होता था। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? पक्का ना? चलिए तो ये लिख लीजिए भैया, इसके लिए जेड बराबर आर प्लस आई एक्सएल और जेड बराबर आर प्लस जी एक्सएल। ये क्या कहलाएगा? प्रतिबाधा। क्या कहलाएगा? प्रतिबाधा। परिभाषा लिखा दी ना मैंने? जितना नोट करना चाहो कर लो। भाई तुमको पता तो है ना, ये आर लगा है, एक्सएल लगा है, तो जेड बराबर आर प्लस कितना हो गया, जी एक्सएल। बोलो हाँ या ना? और इसका परिमाण ये निकला हुआ है, आर प्लस जी एक्सएल का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर निकाल दो। लो भाई, समझ में आया ना? और इसका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक और सर्किट देखो, आर एल सी या एल सी आर। पहले क्या लगाया? एल, फिर क्या लगाया? सी, और बाद में क्या लगा दिया? आर। कॉमन यही चलता है एल सी आर, वैसे कहा कि कहीं की किसी को लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा। बोलो हाँ, ठीक है ना? अब इसमें जेड में तीनों मेंबर आएंगे, जेड में तीनों मेंबर आएंगे। तो देखो जेड की वैल्यू, जेड बराबर आर प्लस जे, आर प्लस जे एक्सएल, जे क्या एक्सएल, और माइनस जे कितना एक्सी, जे कॉमन एक्सएल माइनस एक्सी। हाँ नहीं लगाना है अपन को, नहीं लगाना है, बता देंगे हालांकि लास्ट में, सिलेबस में नहीं है, बता देंगे लास्ट में क्या होता है। बोलो आ गया समझ में? जेड इक्वल टू आर प्लस जे, या जे अगर सी भारी पड़ गया तो एक्स सी माइनस एक्सएल। नोट कर लीजिए, आप दोनों बताएंगे, चिंता मत करो, समय आने दो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से बनता है, डिजाइन होता है प्रतिघात, प्रतिबाधा। ठीक है? तो आपने मॉड जेड जानने की इच्छा जताई है, तो भाई दो संभावित वैल्यू आएंगी मॉड जेड की। जेड का मॉड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस या तो एक्सएल माइनस एक्सी का, या एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो भैया होल स्क्वायर करने के बाद तो फर्क पड़ता नहीं है, चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो या बी माइनस ए का होल स्क्वायर करो, फर्क पड़ता नहीं है। आपके मन में सवाल जरूर उठा होगा, सर ये कैसे डिटेक्ट हुआ कि एक्सएल माइनस एक्सी करें या एक्सी माइनस एक्सएल करें? तो चिंता मत करिए, जब मैं आपको तीनों का रिस्पॉन्स पढ़ाऊंगा एल, सी और आर का, तब मैं आपको बता दूंगा कि एक्सी माइनस एक्सएल होता है या एक्सएल माइनस एक्सी होता है। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया सभी एलिमेंट का, प्रतिरोध का, प्रतिघात का, प्रतिबाधा का,
मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, क्योंकि अभी बिल्कुल से धम से कूद पड़ेंगे बीच में, कल से ये कूदना शुरू कर देंगे, तो तब मैं आपसे सवाल करूँगा कि क्या होता है, कैसे होगा, आप स्वयं बता देंगे। ठीक है बेटा, चलिए होमवर्क लिखिए। सवाल दिग्दर्शिका का, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।